नमस्कार दोस्तों, जैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत है। आज हम गणित विषय का अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हम जो भी प्रश्न पढ़ाएंगे वो प्रश्न किस परीक्षा के अनुरूप होंगे? तो वो प्रश्न CGPSC, छत्तीसगढ़ व्यापम, SSC और रेलवे के सिलेबस के अनुसार होंगे। एक एक करके हम पूरा अध्याय डालेंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरा सिलेबस और सभी गणित प्राप्त हो सके और आप घर में बैठ के तैयारी कर सकें। तो चलिए फिर अपन इसको शुरू करते हैं, है ना। तो संख्या पद्धति में जो पहला पॉइंट हमारा आता है, हम पूरा पहले बेसिक समझेंगे और बेसिक समझने के बाद फिर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आपसे ऑब्जेक्टिव भी हल करवाऊँगा, ठीक है, लेकिन पहले बेसिक समझने के बाद। तो संख्या पद्धति में पहला जो शब्द हमारे पास आता है वो आता है अंक। इसको अंग्रेजी में हम लोग डिजिट भी बोलते हैं। ठीक, तो अंक या डिजिट क्या होता है? तो किसी संख्या की सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं? अंक। किसी भी संख्या की सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं? अंक। जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं 1, 2, 3, है ना, 4, ये सब क्या है? ये सब अंक ही तो है ना। ये सब क्या है? ये सब अंक ही तो है। ठीक है, आई बात समझ में? ये सब अंक ही तो है। हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दाशमिक अंक की प्रणाली यूज़ करते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टोटल 10 अंक होते हैं ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए किसी ने मुझसे पूछा कि भाई बताओ कि 0 एक अंक है कि नहीं? हाँ, 0 एक अंक है। किसी ने मुझसे कहा भैया बताओ 5 एक अंक है कि नहीं? बिल्कुल 5 एक अंक है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा 7 एक अंक है कि नहीं? बिल्कुल 7 एक अंक है, मतलब डिजिट है। संख्या की सूक्ष्मतम इकाई अंक होती है। बोले 9 एक अंक है कि नहीं? बिल्कुल है। बोले 2 एक अंक है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन यदि कोई मुझसे यह कह दे कि बताओ 12 एक अंक है कि नहीं? तो 12 जो है वो अंक नहीं है, ये क्या है? ये संख्या है, अर्थात नंबर है। क्यों? क्योंकि संख्या की डेफिनेशन भी देखो दिख रही तुमको। संख्या बराबर क्या होता है ना। संख्या बराबर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बना समूह संख्या होता है। तो ये संख्या है, ना कि अंक है। ठीक है, जैसे मुझसे कोई कहते 5 क्या है? कोई अंक है कि संख्या है? तो मैं क्या कहूँगा? 5 क्या है? अंक है, जबकि संख्या नहीं है ना। ठीक है, तो अंक का मतलब क्या होता है? अंक का मतलब होता है किसी भी संख्या की सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब संख्या देख लो। तो 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह क्या होता है? संख्या होता है। जैसे चलो देखते हैं, अपन लिखते हैं। किसी ने कहा भाई 1 क्या है? एक अंक है कि संख्या है? तो 1 क्या है? अंक है। और किसी ने बोला 10 क्या है? तो 10 क्या है? एक संख्या है ना। 2 अंकों का समूह है ये, मतलब एक संख्या है। किसी ने मुझसे पूछा कि 132 क्या है? तो 132 क्या है? 132 है संख्या। 132 क्या है? 132 है संख्या। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्टिव भी हल कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक समझ लो। ठीक है, चैप्टर वाइज हल करेंगे सिलेबस के अनुसार। ठीक, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, जिससे अच्छा, जो 132 संख्या तो है, इस संख्या में कितने अंक हैं? तो इसमें 3 अंक है। पहला अंक है क्या? 1, दूसरा अंक है 3 और तीसरा अंक क्या है? 2। किसी ने मुझसे कहा कि 4, 1, 3, 2 मतलब 4132 क्या है? तो 4132 क्या होगा? अंक होगा कि संख्या होगी? बताओ। संख्या होगी, बिल्कुल संख्या होगी। क्यों संख्या होगी? क्योंकि 1, 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह है। तो इसमें पहला अंक क्या है? 4, दूसरा अंक क्या है? 1, तीसरा अंक क्या है? 3 और चौथा अंक क्या है? 2। ठीक है, अब देखो
है ना, ये बोलेगा एक संख्या है कि अंक है, तो बिल्कुल ये एक संख्या है क्योंकि ये अंकों का समूह है। तो इसमें कितने अंक हो गए, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक और पांचवा अंक, 5 अंकों का समूह है ये। आई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से तुमको संख्या और अंक समझ में आ गए होंगे कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होता है। देखो एक बार और बता देता हूँ। जैसे यदि कोई मुझे बोले 2, तो 2 क्या है, यदि अकेला 2 आया तो ये अंक है, लेकिन यदि मैंने 20 लिख दिया तो अब ये क्या हो गई, ये हो गई संख्या। एकदम बेसिक से क्लियर करते चलो, है ना। एडवांस क्वेश्चन भी अपन देखेंगे, व्यापम के, एसएससी के, रेलवे के, पीएससी के सभी प्रश्न मैं हल कराऊंगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले बेसिक से समझो, है ना। ठीक है, अब देखो, अब अगला टॉपिक देखो, अगला पॉइंट देखो। अब बोलता है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है ना। क्या क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखो तो क्या लिखा है, देखो, शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। शून्य सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं जिनमें दशमलव नहीं आना चाहिए, है ना। देखो अब नियम के अनुसार अपन देखते हैं। तो पूछो सर, जैसे उदाहरण के लिए पूर्णांक संख्या क्या है, तो देखो 0 एक पूर्णांक संख्या है क्या, बिल्कुल, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो 0 भी आता है। सर 1 पूर्णांक संख्या है क्या, बिल्कुल। 12 बिल्कुल। 132 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल। 0 एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल। 132 65 ये पूर्णांक संख्या है क्या, बिल्कुल। -132 60 ये पूर्णांक संख्या है क्या, बिल्कुल। क्यों पूर्णांक संख्या है, क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, इसमें 0 भी आ सकता है, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, जैसा हमने ये लिखा, लेकिन दशमलव भर नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ कितना लिखा, 132 65, तो अभी ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन मान लो मैं इसे ऐसा लिख दूँ तो 132 6.5, तो अब ये पूर्णांक संख्या होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि धनात्मक तो है, संख्या भी है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव आ गया, जबकि पूर्णांक में क्या बोलता है, दशमलव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए देखो तुम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है -132 60, तो ये तो पूर्णांक है, लेकिन मान लो मैं इसे ऐसा लिख दूँ -132.60, अब ये पूर्णांक संख्या रही क्या, नहीं, अब ये पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों, ऋणात्मक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, किंतु यहाँ पर क्या आ गया, इसमें दशमलव आ गया, और नियम में ही क्या लिखा है, इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जहाँ भी तुम लोग बैठे हो फटाक से मेरे को एक संख्या मैं लिख रहा हूँ, बताओ, है ना। 432.0001 पूर्णांक है क्या, पूर्णांक बिल्कुल सही नहीं होगी। क्यों, दशमलव आ गया ना, तो पूर्णांक नहीं होगा। जो जिन संख्याओं में दशमलव आ जाता है वो पूर्णांक नहीं हो सकती, है ना। और पूर्णांक क्या होती हैं, तो 0 सहित समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं फिर अपन। अब देखो, अब अगला जो आता है शब्द हमारे सामने क्या होता है, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में क्या लिखा हुआ है कि 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी अंग्रेजी में कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक समस्त धनात्मक पूर्ण संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक समस्त धनात्मक पूर्ण संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, एक मैंने 10 लिख दिया, 10 पूर्णांक संख्या है क्या, बिल्कुल धनात्मक पूर्णांक है। बोले 32 धनात्मक पूर्णांक है क्या, बिल्कुल है। देखो एक चीज़ और बताऊं, यदि किसी संख्या के सामने ना कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब उसके सामने क्या होता है, प्लस होता है। ठीक,
यदि किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता मतलब उसके सामने क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना। ठीक, पक्षांतर करने का नियम, 2 पद वाला समीकरण, सब चीज़ बताऊंगा है, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक, अब देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1 4 5 9 2 0। सपोज़ ये मैंने एक संख्या लिख दी। अब मुझे बताओ कि ये धन पूर्णांक है क्या, तो कैसे चेक करेंगे। हाँ सर धनात्मक तो है, और पूर्णांक है क्या, हाँ सर पूर्णांक भी है। कैसे पता चला पूर्णांक है, दशमलव नहीं आया, मतलब ये धन पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन मान लो इसी संख्या में मैंने ऐसे लिख दिया और ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब मैं बोलूँ ये धन पूर्णांक है क्या, तो ये धन पूर्णांक नहीं होगा। क्यों, देखो पूर्णांक तो है किंतु धनात्मक नहीं है, पूर्णांक तो है किंतु धनात्मक नहीं है, तो यह धन पूर्णांक नहीं होगा। अब देखो मैंने लिखा 145 सेम है ना, 920। अब यहाँ मैंने पॉइंट करके 002 कर दिया। अब ये धन पूर्णांक है क्या, तो सर धनात्मक तो है। कैसे पता चला धनात्मक है, सर इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन होगा। तो धनात्मक तो है किंतु पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, देखो दशमलव आ गया। तो धन पूर्णांक का अर्थ होता है 1 से लेकर अनंत तक की समस्त धनात्मक संख्याएं, अर्थात जिनमें दशमलव नहीं होता। ठीक है, तो यह है धन पूर्णांक। अभी अपन ऑब्जेक्टिव हल करेंगे तो देखना तुमको और क्लियर होगा है, एक एक करके सब चीज़ हल कराऊंगा। ठीक, अब देखो हैं ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो 1 से लेकर -1 से लेकर अनंत तक समस्त पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं, मतलब इसमें 1 से लेकर अनंत तक जाएगा है ना, लेकिन क्या होना चाहिए, संख्याओं को ऋणात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी। तो पूर्णांक का मतलब क्या, देखो तुम लोग समझ गए हो। पूर्णांक का मतलब क्या, पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो उसको पूर्णांक कह देते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे सपोज़ मैं एक संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ तुमको, मैं लिख देता हूँ -236। तो ये ऋण पूर्णांक है क्या, बिल्कुल है ऋण पूर्णांक। मैं कहता हूँ कि -132.46 ये ऋण पूर्णांक है क्या, बिल्कुल ऋण पूर्णांक है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ 236, तो ये ऋण पूर्णांक है क्या, तो ये पूर्णांक तो है किंतु ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं मतलब धनात्मक चिन्ह है, तो ये ऋण पूर्णांक नहीं होगा। अच्छा, -132 लिखा है तो आप लिख दीजिए 132.46। ये ऋण पूर्णांक है क्या, तो ये पूर्णांक तो है किंतु ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का चिन्ह है, तो ये ऋण पूर्णांक नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूँ 236.05। अब ये ऋण पूर्णांक है क्या, नहीं। अच्छा, अब ये ऋण पूर्णांक है क्या, सर ऋणात्मक तो हो गया किंतु पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, दशमलव आ गया, तो ये ऋण पूर्णांक नहीं होगा। आई बात समझ में। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव हल करेंगे ना तो उसमें और क्लियर होगा तुमको। ठीक, देखो पूरे ऑब्जेक्टिव हल कराऊंगा है। चलो अगला देखते हैं फिर अपन। देखो सम संख्याएं क्या होती है, तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए तो सम संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैं पूछूं कि 4 सम संख्या है क्या, तो 4 बिल्कुल सम संख्या है, क्योंकि 4 को जब तुम भाग लगाओगे 2 से तो 2 दूना 4, मतलब शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो हमेशा तुम एक चीज़ याद रखना ना, किसी भी सम संख्या को जब तुम 2 से भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमेशा 0 ही बचेगा। ठीक है, और देखते हैं, मान लो 2 अंकों की कोई संख्या देख लेते हैं 16। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ ना तुमको, तो छोटे छोटे उदाहरण ही लूँगा। देखो कभी भी जब समझाया जाता है ना तो छोटे उदाहरण लिए जाते हैं ना, ताकि आसानी से समझ में आ जाए बात। ठीक, अब जैसे हम 2 से भाग देते हैं इसको, तो 2 अट्ठे 16, 8 बार में कट गया 0। देखो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है
जिसे यदि 2 से भाग लगाएं तो शेषफल हमेशा क्या कटे, शेषफल हमेशा शून्य बचे, और इसी को बोलते हैं पूरा पूरा भाग जाना। जैसे बोले सर 216 का बताओ, 216 कैसी संख्या है, तो 216 सम संख्या है। कैसे सम संख्या है, चलो 2 से भाग लगाओ, तो 2 दहम कितना 20, बचा कितना 1 उतार, और यहाँ कितना बच गया ऊपर 6, तो उतार ले 6, 2 अट्ठा 16, कट गया, शून्य बचा। मतलब 216 कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, 126 कैसी सम संख्या है, चलो बताओ। तो 126 भी सम संख्या होगी। कैसे, तो 2 से भाग लगा लो, शेषफल यदि शून्य बचा तो सम संख्या है, शेषफल यदि शून्य ना बचा तो विषम संख्या। तो चलो भाग दो, 2 छक्के 12, शून्य शून्य बचा कितना 6, 2 तिया 6, है ना। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ तुमको, है कई बार क्या होता है, देखो जिनका गणित सब्जेक्ट नहीं होता उन लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो गड़बड़ भाग दे देते हैं। तो याद रखना, देखो यदि मैंने 126 को 2 से काटा है ना, यदि मैंने 126 में 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आया, भागफल कितना आया 63। तो जब मैं 63 को 2 से गुणा करूँगा ना, तो वापस मुझे कितना मिलना चाहिए 126। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो जब मैंने 126 को कितने से काटा, 2 से काटा, तो कितने बार में कट गया, 63 बार में कट गया, क्योंकि यही तो भागफल आया ना मेरा। भागफल मतलब भाग के द्वारा मिलने वाला फल, है ना। तो यदि मैं 126 को 2 से काट रहा हूँ तो 63 मिल रहा है, तो जब मैं 63 को 2 से गुणा करूँगा ना, तो वापस क्या होना चाहिए 126 मिलना चाहिए। चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो 63 गुणा 2, तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 126 वापस आ गया ना मेरा। ये गणित का नियम है ना, कि गुणा का उल्टा क्या होता है, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, और भाग का उल्टा क्या होगा, गुणा। तो यदि कभी तुमको डाउट हो जाए ना कि यार मैं सही काटा हूँ कि नहीं काटा, तो उतने से उतने को गुणा कर लेना, वापस तुमको मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बारे में हम और भाग वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, तो सम संख्या समझ में आ गई, तो अब हम विषम संख्या देख लेते हैं। तो विषम संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसमें यदि 2 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना बचे, इसमें हमेशा शेषफल 1 ही बचेगा। शेषफल कितना बचता है, 1। देखो कैसे बचता है, समझना बात को। जैसे सपोज तुम 3 में 2 से भाग लगाओ, 3 सम है कि विषम, तो 2 1 कम 2, बचा कितना शेषफल 1। देखो 1 बच रहा है, सर ये तो छोटी संख्या हो गई, बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, 2 अंकों की संख्या ले लो, 15 लगा लो 2 से भाग, 2 सत्ते 14, है ना। फिर भी 1 शेषफल बच रहा है, मतलब ये भी विषम संख्या है। सर थोड़ी और बड़ी संख्या ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 315 ले लेते हैं अपन। ठीक है, 315 ले लेते हैं अपन, है ना, 315 ले लेते हैं अपन। तो 315 को भाग लगाते हैं किससे, 2 से भाग लगाते हैं अपन, तो है ना, भाग लगाते हैं अपन। ठीक है, तो चलो, तो 315 को हम 2 से भाग लगाते हैं, तो कितने बार भाग लगा लें, है ना। तो 2 दहम 20, है ना, तो 2 दहम 20, 2 11 22, ऐसा करके। ठीक है, या फिर चलो एक काम करते हैं, 1 1 को देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो जैसे 2 से भाग लगाओ तो 2 1 कम 2, है ना, तो कितना बच गया 1 बचा, और एक जो 1 ये वाला ये उतार लिए, 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10, तो कितना बच गया 1 उतारे 5, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो कितने बच गए 1। ठीक है, तो देखो आई बात समझ में। तो देखो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या
जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए, या तो ये बोल लो या तुम ये बोल लो कि विषम संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिसमें यदि तुम 2 से भाग लगाओगे तो शेषफल तुम्हें हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, तो अगला जो हमारे सामने कंसेप्ट आता है वो किसका आता है? कंसेप्ट भाज्य संख्या का। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा कटे, वो भाज्य संख्या है ना। और अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा ना कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब डेफिनेशन से तो सर समझ में नहीं आया है ना, डेफिनेशन से आएगा भी नहीं। देखो मैं हल करके बताता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए 2 है ना, पहला अपन लेते हैं 2। तो 2 किससे किससे पूरा कटेगा? तो 1 से कटेगा। भाई देखो, दुनिया की कोई भी संख्या हो वो 1 से तो कटती है ना। 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, मतलब 1 से कटा और स्वयं से कटा। लेकिन 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटा क्या ये? बताओ। 2 जो है 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा क्या? नहीं कट रहा ना। तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। भाई 2 सम संख्या बिल्कुल है लेकिन अभाज्य है ना। चलो 3 देखते हैं। तो 3 किससे किससे कट रहा बताओ? चलो 1 से कट रहा है, बिल्कुल सही। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। और किसी संख्या से कट रहा है क्या 3? नहीं। तो ये भी कैसी संख्या है? अभाज्य। तो देखो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे पूरी पूरी। क्या कहा मैंने? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी संख्या से पूरा पूरा ना कटे, तो वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे अब देखते हैं चलो 4 को। तो बताओ 4, तो 4 1 से कटेगा। ठीक सर, 1 से तो सब कटता है। 4 किससे कटेगा? 4 से भी कटेगा, क्योंकि हर संख्या स्वयं से तो कटेगी ही। लेकिन इसके अलावा 4 किससे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा। तो देखिए 4 जो है वह एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, मतलब 2 से भी कट रहा है। तो ये संख्या कैसी होगी? भाज्य। कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार से चलो एक और मैं बताता हूँ तुमको। चलो 5 को देख लो। तो 5 किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, बिल्कुल सही। 5 से कटेगा, बिल्कुल सही। और किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा सर। तो ये कैसा होगा? अभाज्य। ठीक है, और देख लेते हैं। 6 को देख लेते हैं लाइन से। तो 1 से कट रहा है, 6 से भी कटेगा ही, जाहिर सी बात है स्वयं से कटेगा ही। इसके अलावा किससे कट रहा है? 2 तिया 6, 2 से कट रहा है। इसके अलावा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। मतलब ये एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। मतलब ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 7 को ले लो तुम, 7 हल कर लो। 1 से कट रहा है, बिल्कुल सही सर कट रहा है। 7 से कट रहा है, बिल्कुल सही सर कट रहा है। और किसी से कट रहा है क्या? पूरा पूरा 7 नहीं कटता सर। ठीक है, तो ये कैसी होगी? तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, 8 को करके देख लो। 8 किससे किससे कट रहा है? तो 1 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, कटेगा ही। इसके अलावा 2 से भी कट रहा है और 4 से भी पूरा पूरा कट रहा है। मतलब एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से कट रहा है। तो ये कैसी संख्या होगी? तो ये भाज्य संख्या होगी, बिल्कुल भाज्य होगी। ठीक है, अच्छा 9 को ले लो। तो 9 किससे किससे कट रहा है? 1 से तो कटेगा ही, 9 से अपने आप से भी कटेगा। इसके अलावा किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है सर। मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। मतलब ये संख्या कैसी होगी? तो भाज्य संख्या ही होगी। ठीक है, अब ले लेते हैं अपन 10। तो किससे कट रहा है? 1 से तो कटेगा ही सर, 10 से भी कटेगा अपने आप से। और किससे कट रहा है सर? 2 से और 5 से, बिल्कुल सही। 2 पंचा 10 और 5 दूना 10। मतलब ये एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहा है पूरा पूरा। तो ये भी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। मेरे हिसाब से तुमको ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। पूरा सिलेबस बना के इसमें डाल देंगे हम, पीएससी, व्यापम, एसएससी का, ठीक है, और रेलवे का भी, है ना, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम विशेष रूप से, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हल कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए थोड़ा, है ना, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ, इनमें से क्या अंक है। तो अंक मतलब तुमको मैंने बता दिया है ना, अंक मतलब क्या होता है, एक होना चाहिए। तो 10 नहीं, ये तो 2 अंक है, मतलब ये संख्या हो गई। 40 ये भी 2 अंक है, मतलब ये संख्या हो गई। 99 2 अंक है, मतलब संख्या हो गई। तो इसमें से अंक क्या है, 5। देखो सरल से सरल भी हल कराऊंगा ना मैं, मेरा उद्देश्य क्या है, हर स्टूडेंट को पकड़ के चलना, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको पकड़ के चलना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो तुम, इनमें से क्या संख्या है, इनमें से क्या संख्या है। तो क्या संख्या है बताओ। तो ये तो अंक है, 1 है, तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़े हो तो पीछे देख लो पहले रिवाइंड करके, हैं। ये भी एक अंक है, ठीक है। क्या संख्या है बोल रहा है ना, 2 और 5 2 अंकों का समूह मतलब संख्या, ये एक संख्या हो गई, ठीक है। और ये भी 0 एक अंक ही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, संख्या कौन सी है, 25, बिल्कुल सही। तीसरा देखो, इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या या अंक है। ये पूर्णांक है क्या, ठीक है। ये पूर्णांक है क्या, है। ये पूर्णांक है क्या, है। भाई ऋणात्मक है लेकिन पूर्णांक तो है। और यहाँ क्या बोला उसने, उसने धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं किया, उसने सिर्फ पूर्णांक बोला। तो पूर्णांक में तो 0 भी आता है, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। ये पूर्णांक है क्या, बिल्कुल है, मतलब उपरोक्त सभी। इसको समझ लो ना अच्छे से, उसने सिर्फ पूर्णांक बोला, धनात्मक पूर्ण या ऋणात्मक की बात नहीं बोला, मतलब हम दोनों को लेंगे, हैं। पीछे रिवाइंड करके देख लेना एक बार। इसमें से क्या पूर्णांक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये पूर्णांक नहीं हो सकता, दशमलव आ गया। ये पूर्णांक नहीं हो सकता, दशमलव आ गया। ये भी पूर्णांक नहीं हो सकता, दशमलव आ गया, है ना। ये भी पूर्णांक नहीं हो सकता, दशमलव आ गया। अब तो चारों उत्तर गलत हो गए। नहीं, ये उत्तर सही है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है उसने, 2.00, तो 2.00, तो बाद में 00 के आगे 1 2 3 4 कुछ नहीं है, मतलब 2.00 को हम खाली 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब ये सही उत्तर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। देखो यार सीधी सी बात है, यदि मैंने तुमको 12 रुपये दिए तो मैं चाहूँ तो 12 रुपये को ऐसा लिख दूँ, है ना, लेकिन तुम 12 रुपये को खाली 12 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 00 के आगे कुछ नहीं है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, यदि मान लो यहाँ ये 1 हो जाता तो फिर बात अलग हो जाती, ये भी पूर्णांक नहीं होता ना, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, मतलब 2.00 को क्या लिखा जा सकता है, 2, मतलब ये पूर्णांक हो गया, ठीक है। और देखते हैं, और आएगा ये डिटेल आएगा, डिटेल पढ़ेंगे ना हम। इसमें से क्या पूर्णांक है, इसमें से क्या पूर्णांक है। देखो ये तो पूर्णांक नहीं हो सकता, दशमलव आ गया। ये भी पूर्णांक नहीं हो सकता, दशमलव आ गया। ये भी पूर्णांक नहीं हो सकता, दशमलव आ गया। 22/7 हल करोगे तो 3.14 आ जाएगा, भाग दोगे तो ये भी पूर्णांक नहीं होगा। किंतु शून्य क्या होगा, शून्य पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक की बात किया है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, केवल दशमलव नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। मैं पिछला हल करा चुका हूँ ना इसमें। इनमें से कौन सा धन पूर्णांक है बताओ। ये तो पूर्णांक ही नहीं है, ये ऋण पूर्णांक है, मतलब गलत। ये भी पूर्णांक नहीं है, मतलब धन पूर्णांक क्या होगा, 40, सही। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सी सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए तो शेषफल 0 आए। तो 25 में काटोगे तो नहीं आएगा शेषफल, 1 आ जाएगा। 221 में भी काटोगे तो नहीं आएगा, 0। इसमें भी काटोगे तो 0 नहीं आएगा। हाँ, 24 को काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेषफल 0 बच जाएगा, मतलब ये पूर्णांक, ये सम संख्या होगी। सम संख्या कौन सी होगी, ये होगी 24, ठीक है। इसमें से कौन सी विषम संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग जाए तो शेषफल कितना आए, 1 आए। तो विषम संख्या कौन सी होगी, ये तो नहीं होगी, है ना। तो इसको काट के देखो, इसको काट के देखो तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्य 0 और 2 अट्ठे 16, कट गया पूरा पूरा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। शेषफल इसका भी 0 आ गया।
ठीक है, इसका काट लो तुम तो इसका भी शेषफल शून्य आएगा। देखो कैसे काटना है, ऐसा काटना है। 402 लिख लेना तुम और यहाँ क्या लिख लेना, 2 2 दूना 4, शून्य उतारे, 2 शून्य शून्य, फिर 2 उतारे और 2 एकम 2, कट गया। मतलब ये भी शून्य बच गया ना, नहीं हम ये होगा, ये क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, अब देखो अगला, देखो भाज्य संख्या कौन सी है इसमें से, तो भाज्य तुमको पता है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे। तो 3 तो जो है वो 1 और 3 बस से कटेगा और किसी से नहीं कट रहा, तो भाज्य संख्या नहीं हो सकती। 5 भी 1 और 5 स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता, मतलब ये भी भाज्य संख्या नहीं हो सकती। 7 जो है 1 और 7 से ही कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, मतलब भाज्य संख्या नहीं हो सकती। 6 जो है वो 1 से कटेगा, 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, मतलब 6 भाज्य संख्या होगी। बिल्कुल सही बन रहा है ना, है ना। भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। 20 भाज्य संख्या है, काट के देख लेना तुम। 420 भी भाज्य संख्या होगी, 60 भी भाज्य संख्या होगी। कई संख्याओं से भाई 1 और 60 के अलावा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। हाँ, 51 जो है पूरा पूरा 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, मतलब 51 क्या होगी, भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। तो 51 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटने वाला, मतलब 1 और 51 से ही कटेगा, मतलब ये अभाज्य संख्या है। 31 1 और 31 से ही कटेगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। 2 1 और 2 से ही कटेगा, किसी अन्य से नहीं कटेगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। 5 1 और 5 से ही कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। मतलब इसमें ऑप्शन ई जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आलोक कुमार, चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से, उम्मीद है मैं आज गणित का ये हमारा पहला वीडियो आपको समझा पाया होगा। हम सिलेबस के अनुसार CGPSC, CG व्यापम, SSC और रेलवे के सिलेबस के अनुसार लगातार चैप्टर्स को लाते रहेंगे, यूट्यूब में डालते रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लास तो हमारी चलती ही है, रेगुलर कोचिंग, लेकिन बाहर बैठे लोगों को भी सिखा सकें, इसलिए हमने ये शुरू किया है बहुत से लोगों की डिमांड पर, है ना। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आप इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी ही आपके साथ मिलेंगे। अभी हमारी संख्या पद्धति ही चलेगी, जब संख्या पद्धति कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे प्रश्न उत्तरी के साथ। तो अगले वीडियो में मैं आलोक कुमार आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।